विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों पर हमने चर्चा पूर्व में किया है, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की थी, वैदिक काल की सभ्यताओं की बात की थी। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो है धार्मिक सुधार आंदोलन, जो एक वैचारिक आंदोलन था। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में द्वितीय शहरीकरण हमें दिखाई देता है। यद्यपि कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास विकसित हुआ था, जो एक प्लान्ड सिटी के रूप में हमारे सामने आता है। जब हम इस समय छठी शताब्दी ईस्वी के क्षेत्रफल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये यूपी के ईस्टर्न पार्ट और बिहार की तरफ आ जाता है। अब सभ्यता का केंद्र बिंदु ये प्रदेश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यूपी में कौशाम्बी का नाम आता है, बनारस का नाम आता है। जब हम बिहार में आते हैं तो हम पाटलिपुत्रा का नाम सुनते हैं, हम चंपा भागलपुर का नाम सुनते हैं, नालंदा का नाम सुनते हैं, और न जाने कितने शहर बसे इस काल में। इस शहरीकरण ने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन को लाया। वर्ण व्यवस्था पर हमने उत्तर वैदिक काल के दौरान चर्चाएं की थी। उसमें जो कठोरता ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आया, उस पर भी हमने आप लोगों से चर्चाएं की हैं। हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बहुत कठोर और बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्था बन गई थी। हम देखते हैं कि ब्राह्मण या पुरोहित वो बहुत सारे उपहार लिया करते थे और उस पर उनका दावा था। फिर हम देखते हैं कि वो कर देने से भी बरी कर दिए गए थे। और हम ये भी देखते हैं कि किसी भी अपराध के लिए उनको सजा नहीं दिया जाता था। सजा भी अपराध के लिए वर्ण के हिसाब से तय किए जाते थे। अगर शूद्र हैं तो उनको कठोर सजा, और अगर वो ब्राह्मण हैं तो उनको कोई सजा नहीं। क्षत्रिय भी बहुत शक्तिशाली थे, उन पर भी इसका असर उतना नहीं था। फिर हम देखते हैं कि शहरीकरण ने दो और चीज़ों को जन्म दिया, या कुछ और बातों ने शहरीकरण को जन्म दिया, जिसमें सबसे प्रधान चीज़ था कृषि। जब एक सेटल्ड जगह पर, एक सुनिश्चित भूभाग पर लोग बसने लगे, उनका शहरीकरण होने लगा, तो कृषि में भी बहुत उन्नति हुई। और कृषि के साथ साथ हम देखते हैं कि वाणिज्य और व्यापार में भी अभूतपूर्व वृद्धि, विकास हमें इस दौर में देखने को मिलता है। पहली बार इसी समय हमें सिक्के के चलन का भी जानकारी मिलता है, जिसे हम उस समय निस्क और शतमन के नाम से जानते हैं। सिक्के के प्रचलन ने एक और बात किया कि इसने सिर्फ व्यापार को ही बढ़ावा नहीं दिया, वरन इसने कर्ज देना सूद पर यह भी आरंभ हो गया। ब्राह्मण ग्रंथों को देखने से स्पष्ट है कि ब्याज पर पैसा देने को निम्न कोटि का कर्म
बताया गया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ब्राह्मण हो गए थे, जिससे कहीं न कहीं क्षत्रिय भी प्रभावित हो रहे थे। जब हम देखते हैं किसी जो संप्रदाय बना, जिन लोगों ने ये धार्मिक सुधार को आगे बढ़ाया, उसमें दो नाम बहुत ही जो है सम्मान के साथ लिया जाता है। यद्यपि के और भी बहुत सारे संप्रदाय इस वक्त उभर कर सामने आए। जब हम जैनिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध और महावीर ये दोनों इसके बड़े जबरदस्त विचारक थे। समाज में जो लोहे का आविष्कार हम देखते हैं, लोहे के औजार को हम देखते हैं, उसने कृषि कार्य को सुलभ किया। जिस क्षेत्र में हम इनका बसावट देखते हैं, गंगा घाटी, तो गंगा घाटी में नदियां भी थीं, वर्षा भी अच्छी होती थी, जिसके वजह से ये बहुत ही जो है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जगह था। अब हम बड़े बड़े साम्राज्य भी देखते हैं। षोडश जहां महाजनपद का जिक्र बौद्ध ग्रंथों में आता है, जिससे हमको लगता है कि वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो चुके थे, जिसको जनपद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार के विरुद्ध दिखाई देते हैं। जब हम बौद्ध के पाली ग्रंथों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों से ऊंचा स्थान देने की बात क्षत्रियों को उसमें दर्ज है। इसका अर्थ ये है कि असल जो पोषक थे इस व्यवस्था के, वो भी कहीं न कहीं इस व्यवस्था से थोड़ा कष्ट महसूस कर रहे थे। जब आर्थिक उन्नति हुई उस दौर में, तो हम देखते हैं कि वैश्य, जिनके पास काफ़ी धन था, जो व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे, जो कृषि कार्य में लगे हुए थे, उनको भी वो सम्मान चाहिए था जो उनसे ऊपर के दो वर्ण को प्राप्त था। उनके अंदर भी एक छटपटाहट थी, एक नई व्यवस्था बनाने की छटपटाहट। वो भी इस कठोर प्रक्रिया के अधीन रहने को शायद तैयार नहीं थे। यही वजह है कि क्षत्रिय से ही गौतम बुद्ध भी थे और महावीर जैन भी थे। ये दोनों क्षत्रिय ने ब्राह्मणवादी इस व्यवस्था का विरोध किया था। वैश्यों ने इनकी भरपूर मदद की थी, और जो सबसे नीचे के पायदान में शूद्र थे, उनका जीवन तो बहुत ही कष्टदायक था। वो सेवक के रूप में रह गए थे। तो उनके अंदर भी एक नई व्यवस्था की ललक थी कि ये कठोरता समाज में जो आया है वर्ण के कारण, इसमें कुछ कमी हो जाए। ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वो उसमें कुछ कमी हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये वो समय था जब फारस के बादशाह साइरस भारत पर आक्रमण करते हैं। फिर उसके बाद ग्रीक लोग, अलेक्जेंडर, उनका आक्रमण होता है। और ये सब जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, तो उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर फारसी लोगों का ही, ईरानी लोगों का ही शासन था। जब इधर बिहार और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न भाग में हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़े सारे शहर बसे हुए थे, और समाज में जो ये बदलाव आर्थिक दृष्टिकोण से आया, उसने धार्मिक और सामाजिक बदलाव के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। अब शूद्र भी
इस धार्मिक सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने लगे, जिसके कारण भारत में एक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, एक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत हुई। समाज की छटपटाहट का एक स्वर मिला, एक भाषा मिली। आज हमने इस धार्मिक सुधार आंदोलन के पृष्ठभूमि पर चर्चा की है। आगे हम फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापकों को लेकर के उनकी जो मान्यताएं थीं, जो सर्वमान्य उस समय में दिखाई पड़ता है, समाज जिसको अनुसरण भी करना चाहती है और उसको आत्मसात भी उसने किया, उस पर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।